नमस्कार दोस्तों। भारत काफी लंबे समय से S-400 का इंतजार कर रहा था, लेकिन क्या वास्तव में S-400 ओवररेटेड है, ओवरहाइप्ड है और क्या भारत को S-400 के रूप में मायूसी ही हाथ लगेगी? कौन कौन से सवाल S-400 के ऊपर उठाए जा रहे हैं और इनकी वास्तविकता क्या है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत को रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने शुरू हो गए हैं और अगले कुछ दिनों में ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली रेजिमेंट भारत में तैनात की जा सकेगी। इसे भारत, अमेरिका व यूरोपियन देशों के एक्सपर्ट्स के द्वारा एक गेम चेंजर सिस्टम बताया जा रहा है। कुछ मीडिया चैनलों में तो इसे भारत का ब्रह्मास्त्र भी बताया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई लगभग 40,000 करोड़ रुपए में ली जा रही S-400 की 5 रेजिमेंट इतनी काबिल भी हैं या सिर्फ इसे जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने पेश किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका के द्वारा काटसा एक्ट के सैंक्शंस का भी रिस्क लिया जा रहा है, वही S-400 हमारे दुश्मनों के फाइटर जेट्स और मिसाइल्स को रोक ही ना सके? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसे सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि द वायर ने अपने एनालिसिस में S-400 को एक ओवरहाइप्ड और ओवररेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बताया है, जो वास्तव में उतना काबिल नहीं है जितना भारतीय सरकार और भारतीय न्यूज चैनल बता रहे हैं। आइए एक एक करके द वायर के पॉइंट्स को समझते हैं। पहला सवाल उठाते हुए कहा गया है कि S-400 को आसानी से काउंटर किया जा सकता है। काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए फाइटर जेट्स व क्रूज मिसाइल से S-400 को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इतनी कम ऊंचाई पर मात्र 25 से 30 किलोमीटर दूर से ही S-400 इन्हें ट्रैक कर पाएगी। साथ ही कहीं ज्यादा संख्या में दुश्मन की तरफ से आती हुई मिसाइल्स व सैकड़ों की संख्या में आते हुए ड्रोन से भी S-400 को हराया जा सकता है। S-400 की इस कमी को स्वीडन की एक एजेंसी की रिपोर्ट पर आधारित बताया जा रहा है और इस रिपोर्ट को सबसे ऑथेंटिक या भरोसेमंद बताया जा रहा है। अब जरा सच्चाई जानते हैं। स्वीडन के पास ना ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे वो टेस्ट करके कुछ बता सकें, और ना ही उनके ग्राइपिन जेट ने कभी S-400 को टक्कर देने की कोशिश की है। तो इनकी किसी एजेंसी की रिपोर्ट सबसे भरोसेमंद कैसे हो गई? रही बात कम ऊंचाई पर उड़ते हुए फाइटर जेट की या क्रूज मिसाइल्स की, तो S-400 मात्र 10 मीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतनी कम ऊंचाई पर फाइटर जेट्स नहीं उड़ सकते हैं। S-400 में अलग अलग कैटेगरी के टारगेट के लिए अलग अलग मिसाइल्स होती हैं। 40 किलोमीटर तक 9M96E मिसाइल, 120 किलोमीटर तक 9M96, 200 किलोमीटर तक 48N6E2 व 250 किलोमीटर के लिए 48N6E3 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। 400 किलोमीटर के लिए 40N6E मिसाइल लॉन्च की जाती है। वैसे भी S-400 एक कंप्लीट चेन ऑफ इंटरकनेक्टेड एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करता है। किसी भी फाइटर जेट या मिसाइल को पहले पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, 300 किलोमीटर की रेंज वाले XRSAM एयर डिफेंस सिस्टम, 70 से लेकर 100 किलोमीटर के रेंज के बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम, 30 से लेकर 50 किलोमीटर की रेंज वाले आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम, 30 किलोमीटर की रेंज के अस्त्रा BVR मिसाइल पर बेस्ड QRSAM एयर डिफेंस सिस्टम व 50 किलोमीटर की रेंज वाले स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ कई रशियन ओरिजिन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी पार करना होगा, जो पाकिस्तान या चाइना के किसी भी फाइटर जेट या क्रूज मिसाइल के बस की बात नहीं है। छोटे ड्रोन्स को तो पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम से ही न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, उन्हें जैम किया जा सकता है। द वायर ने एक और सवाल उठाया है कि S-400 को इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम से जैम किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर के द्वारा S-400 को जैम करने के लिए फाइटर जेट को S-400 के काफी नजदीक जाना होगा, जबकि S-400 इन्हीं फाइटर जेट्स को 400 किलोमीटर दूर से डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। S-400 में कई तरह के एक्टिव व पैसिव रडार के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी से बचना बेहद ही मुश्किल होता है। S-400 भले ही 400 किलोमीटर दूर अपने
टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन इसकी एक्चुअल ट्रैकिंग रेंज 600 किलोमीटर तक है। यह एक बार में 80 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है और हर एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं। इसी कारण इसका सक्सेस रेट 95% तक होता है। एक और सवाल उठाया गया है कि S-400 की फाइटर जेट के लिए रेंज सिर्फ 250 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर की रेंज वाली 40 N6E मिसाइल की तो टेस्टिंग ही नहीं हुई है। जरा सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? S-400 को डेवलप करने की शुरुआत 1990s में ही हो गई थी। 2007 से S-400 रशियन डिफेंस सिस्टम में कमीशन्ड है। क्या बिना टेस्टिंग के कभी कोई एयर डिफेंस सिस्टम कमीशन्ड हुआ है? 400 किलोमीटर की रेंज के बाद अब रशिया S-500 की 600 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल्स तक की टेस्टिंग कर चुका है। S-400 की 400 किलोमीटर रेंज वाली 40 N6E मिसाइल को दुश्मन के फोर्स मल्टीप्लायर और स्ट्रेटेजिक एरियल एसेट्स यानी अवाक्स व एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और सवाल उठाया गया है कि S-400 सिस्टम मात्र 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही यह हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, यह बात भी पूरी तरह से गलत है। 250 किलोमीटर रेंज वाली 40 N6E3 मिसाइल 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। रही बात चाइना की 8000 से 10000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, तो S-400 17,000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से आती हुई मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी इसे नहीं हरा सकती हैं। स्टेल्थी फाइटर जेट को लेकर भी डाउट या शंका जाहिर की गई है। कहा गया है कि S-400 सिस्टम F-35 जैसे स्टेल्थी जेट को ट्रैक नहीं कर सकता है। जरा सोचिए, जब टर्की ने रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद लिया तो अमेरिका ने टर्की को F-35 प्रोजेक्ट से क्यों बाहर निकाला? अमेरिका तो आराम से S-400 की मार्केटिंग खराब कर सकता था। सबको यह साबित कर सकता था कि यह स्टेल्थी जेट को ट्रैक नहीं करता है। इससे S-400 को इंटरनेशनल मार्केट में कोई नहीं खरीदता। लेकिन हुआ इसका ठीक उलट। टर्की तो शुरू से ही F-35 प्रोजेक्ट का हिस्सा था। F-35 के कुछ पार्ट्स भी टर्की में ही बन रहे थे। 100 से ज्यादा F-35 को खरीदने की डील भी टर्की कर चुका था। एडवांस्ड पेमेंट तक की जा चुकी थी। फिर अमेरिका ने अपना F-35 टर्की को ना बेचकर अपना इतना बड़ा नुकसान क्यों किया? इसकी वजह थी S-400 की काबिलियत। S-400 में कई तरह के लॉन्ग रेंज के एक्टिव व पैसिव रडार का इस्तेमाल होता है, जिससे यह F-35 जैसे स्टेल्थी जेट्स को भी लॉन्ग रेंज से ही ट्रैक करना शुरू कर देता है और फिर इसे अपनी मिसाइल से टारगेट कर सकता है। अमेरिका को डर था कि टर्की F-35 के खिलाफ भी S-400 की ट्रैकिंग रेंज जरूर चेक करेगा और इससे F-35 की सारी कमजोरियां दुनिया को पता लग जाएंगी। इससे F-35 की सेल्स पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही रशिया को F-35 के रडार व डिजिटल सिग्नेचर पता लग जाते। अगर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की काबिलियत वाकई कम होती तो अमेरिका क्यों S-400 से इतना घबराता? क्यों अमेरिका S-400 को रोकने के लिए काटसा जैसे कानूनों की आड़ लेता? एक सवाल पूछा जा रहा है कि सीरिया में भी रशिया ने S-400 को तैनात कर दिया था, फिर क्यों इसने कभी भी अमेरिकी या इजरायली फाइटर जेट्स को टारगेट नहीं किया? देखिए, सीरिया एक अलग देश है। रशिया अपने सबसे सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की एक्चुअल ट्रैकिंग पावर रिवील नहीं करना चाहता है। अपने सबसे खास हथियार को एक्चुअल लड़ाई में ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि सरप्राइज एलिमेंट बना रहे। कोई भी देश बिना मतलब किसी दूसरे देश के लिए ऐसा नहीं करता है। रशिया क्यों चाहेगा कि उनके S-400 की ट्रैकिंग फ्रीक्वेंसीज का पता अमेरिका और नेटो ग्रुप को लगे? उत्तरी कोरिया भी अक्सर लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स की टेस्टिंग करता रहता है। उसके नजदीक कई अमेरिकी नेवल शिप्स में थार्ड, पैट्रियोट व दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम भी लगे होते हैं। साउथ कोरिया में भी थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए थे। फिर भी अमेरिका जानबूझकर उत्तरी कोरिया की मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, सिर्फ उन्हें ट्रैक करता है, जो रशिया भी सीरिया में कर रहा है। दोस्तों, S-400 के ऊपर और भी कई सारे सवाल उठाए गए हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए उन सब सवालों को सेकंड पार्ट में कवर किया गया है।
दोस्तों, आपकी राय में क्या S400 वाकई एक गेम चेंजर है या यह एक ओवररेटेड और ओवरहाइप्ड सिस्टम है जैसा इस आर्टिकल में कहा गया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।